हाँ ए। हाँ हरि यादव जी, आपको भी प्रणाम। हाँ, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी के सॉल्व करवाऊंगा भैया, निश्चिंत हो जाओ आप। हाँ वहीद जी इन्होंने बोला है ए, बिल्कुल। तिवारी जी भी ए। तो 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर आपको पूछा है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू एकड़। 1 हेक्टेयर खालिस्तान एकड़ के बराबर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। हाँ सौरभ व्यास जी नमस्कार, जय हिंद। हाँ बिल्कुल। योगेश राज जी ए, अंकित उके जी ए, बिल्कुल बढ़िया जा रहा हो, बढ़िया आंसर है। हाँ सचिन यादव जी ए, बिल्कुल। हाँ 1 हेक्टेयर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है भैया, और बार बार पूछा जाता है, बस इसी को चेंज करते जाते हैं। क्लियर, क्वेश्चन यही रहता है, बस इसी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो क्या होता है, जैसे आपको पूछ लिया 1 हेक्टेयर, तो आप सभी को पता है भैया 2.47 एकड़ के बराबर होता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन चूंकि यहाँ आपको आंसर दिया था 2.5, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, आप 47 ढूंढते रहो तो गड़बड़ मत कर देना। ये आपका करेक्ट आंसर है। आप अगर इसको देखोगे तो पीछे 4 के पीछे 7 है, 7 5 से बड़ी वैल्यू, अगर 2 अंक तक लिखना पड़ेगा तो 2.5 क्या लिखेंगे हम, एकड़ लिखेंगे। क्लियर, तो ये आपका आंसर होता है, बिल्कुल। हाँ इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। कौन सी, तो मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा यहां से और क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि ये तो 1 हेक्टेयर बोला है, 1 एकड़ के बारे में भी पूछा जा सकता है कि 1 एकड़, क्लियर, 1 एकड़ कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। तो सीधी सी बात है, आप सभी को पता है 0.4047 हेक्टेयर। क्लियर, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, कभी 1 हेक्टेयर बराबर पूछता है, कभी 1 एकड़ के बराबर पूछता है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन और पूछता है कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। ये जो होता है ये आपका होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। क्लियर, 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर एरिया के बराबर भी होता है। इसके अलावा अगर आपको बीघा पूछ लेना तो बीघा भी ध्यान रखना। 1 हेक्टेयर जो होता है वो बीघा में कितना हो जाएगा, तो 3 पॉइंट कितना होता है, 3 पॉइंट, ये मैं बता चुका हूं एक बार। हाँ व्यास जी नमस्कार, जय हिंद। हाँ ये मैं बता चुका हूं आपको, कितना, 3.953 बीघा। ये भी ध्यान रखना। वैसे ही इसमें वेरिएशन हो जाता है, आप लगभग कितना बोल सकते हो इसको, 4 बीघा बोल सकते हो। कितना, 4 बीघा, ये भी ध्यान रखना आप, है ना। इसके अलावा सर्वेक्षण में अगर आप देखोगे तो सर्वेक्षण में एक यहां पर पूछा आता है कि 10 स्क्वायर घंटर्स जरीब, क्लियर, बराबर क्या होता है, 1 एकड़ होता है। ये भी ध्यान रखना। अगर आप 10 घंटर लंबाई में मापो, 10 घंटर चौड़ाई में मापो, तो आप देखोगे कि 10 गुणा 10 घंटर्स जरीब जो चेन होती है उसका टोटल जो एरिया आएगा वो 1 एकड़ के बराबर आएगा। इस चीज को भी ध्यान रखना। तो ये कुछ ऐसे डाटा है जो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, द होम ट्रैक्ट ऑफ गिर ब्रीड ऑफ कैटल इज, मवेशियों की गिर नस्ल का वास स्थान इलाका है, कौन सा होना चाहिए। हाँ कृष्णा शुक्ला जी, हाँ एजी केमिस्ट्री का भी सॉल्व करवाऊंगा, आप थोड़ा सा एक एक चीज को मैं लेते जाऊंगा, आप केवल बने रहिए। योगेश जी सी, प्रजापत जी सी, अंकित उके जी सी, बिल्कुल। सौरभ व्यास जी सी, अंकित उके जी सी, योगेश राय जी सी, बिल्कुल। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सभी को पता है भैया, गुजरात में गिर के क्या है, जंगल है, और गिर के जंगलों में सफेद शेर पाया जाता है, व्हाइट टाइगर।
गिर के जंगल सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है, उसी के नाम पर इस नस्ल का नाम पड़ा है गिर। क्लियर। और गिर को ध्यान रखना भैया, गिर एक दुधारू गाय है, मिल्च कैटल है, आया ना समझ में? कौन से? हाँ, कठियावाड़ गुजरात, बिल्कुल। गिर के जंगल कठियावाड़ आपका, बिल्कुल बहुत सही। कठियावाड़ वाला क्षेत्र भी है, बिल्कुल। हाँ, गिर इन गुजरात, बिल्कुल सीधी सी बात है, गिर वही से समझ में आ जाता है। हाँ, डेली 8:30 बजे, डेली 8:30 बजे मैं लाइव आ जाता हूं। क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां गुजरात। गिर का भी ध्यान रखना भैया, गिर जो है ये गुजरात की नस्ल तो है, साथ ही साथ ये क्या है, ये दुधारू पशु है। कैसा है? दुधारू पशु। मीन्स ये मिल्च केटल के अंदर इसको रखा जाता है। आप सभी को पता है साहिवाल, देवनी, गिर और सिंधी, ये चार क्या है? ये चार दुधारू नस्ल की गाय होती है। कौन सी? भारतीय देसी गायों में अगर बोले तो एक तो साहिवाल आप सब जानते हो, फिर देवनी, फिर गिर और सिंधी। वैसे सिंधी को दूसरे नंबर पे लिखना था मुझे, ये सेकंड नंबर पे आती है, साहिवाल के बाद दूसरे नंबर पे रेड सिंधी आती है, बिल्कुल यादव जी। हाँ, ये सभी के सभी क्या है? ये दुधारू पशु होते हैं, मिल्च केटल्स होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ आपका सीधा सा गिर से डायरेक्ट आपका आंसर निकल आता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भी आपको 2020 का जो आपका पीएटी का पेपर था उसमें पूछा गया था। क्लियर। अल्टरनेट बेयरिंग इज मोस्ट कॉमन इन, वैसे पुराने अगर आप 50 वीडियो पुराने जो हो चुके हैं एमसीक्यू सीरीज के, उसमें अगर देखोगे तो आपका ये पूरा का पूरा जो पेपर है 2020 का, वो लगभग 90% बैठा हुआ है। और कल आप लोगों ने देखा है पीएससी का एग्जाम भी हुआ था, तो पीएससी के एग्जाम में भी मैंने पुराने जो आपको क्वेश्चन पढ़ाए उसमें से 5-6 क्वेश्चन बैठे हैं। एक तो अभी लेटेस्ट मैंने 6-7 दिन पहले ही एक बताया था, 750 मेगावाट का बताया था। क्लियर। सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट, ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा है। क्लियर। ये कहां पर स्थापित हो रहा है? ये रीवा में। आप सभी को पता है रीवा से 3 क्वेश्चन आए थे, रीवा का मुख्य खनिज। क्लियर। आप सभी को पता है भैया हीरा, ये ध्यान रखना। और एशिया में केवल रीवा में ही पाया जाता है, ये सभी आपको पता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंगो की किस्म भी आई थी एक, आरएनए जिसको आप बोलते हो ना, आरएनए, ये पीएससी के एग्जाम में आया था। क्लियर। आरएनए मींस रत्ना, किसके क्रॉस से बनी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, नीलम गुणा आम्रपाली, सॉरी नीलम इनटू अल्फांसो। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा था पीएससी, एमपी पीएससी का एग्जाम अभी संडे गया ना, वहां पर भी पूछा था। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसको। अच्छा, एक और मैंने नीति आयोग का भी बोला था कि प्रथम जो वाइस उसके, हाँ, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो पनगड़िया जी थे। वो भी क्वेश्चन भी आया था जब मैंने नीति आयोग बताया था। तो हाँ, एमपी की प्रमुख का क्रॉप, देखो एमपी की प्रमुख क्रॉप सोयाबीन भी है, गेहूं भी है। पीएससी में क्वेश्चन आया था, लेकिन सोयाबीन कहीं से कहीं तक नहीं था, तो ऑप्शन में था गेहूं। क्लियर। गेहूं रबी की मुख्य क्रॉप है, खरीफ की मुख्य क्रॉप है सोयाबीन। बिल्कुल वर्मा जी, दोनों चीजें अलग अलग है। क्लियर। वहां कुछ नहीं पूछा था ऐसा, लेकिन अगर आपको रबी के अकॉर्डिंग देखो तो गेहूं मेन क्रॉप है, खरीफ के अकॉर्डिंग अगर देखो तो सोयाबीन मेन क्रॉप है। बिल्कुल, लेकिन वहां सोयाबीन था नहीं, तो मेनली आपका आंसर गेहूं ही आएगा, तो सीधी सी बात है। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो है सी। आप सभी को पता है अल्टरनेट बेयरिंग। क्लियर। एक साल फल आते, एक साल नहीं आते। जिस साल फल आते उसको ऑन ईयर बोलते हैं, और जिस साल फल नहीं आते उसको ऑफ ईयर कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना। साथ ही साथ, हाँ वर्मा जी, नहीं था ना ऑप्शन सोयाबीन, इसलिए गेहूं करेक्ट है।
बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है वो तो ये ध्यान रखना। अल्टरनेट बेरिंग, ये CN रेशो जो होता है, कार्बन नाइट्रोजन जो रेशो होता है, इसका इम्बैलेंस होने के कारण वैसे 10:1 होना चाहिए, लेकिन जब ये कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात जिस शाखा में बिगड़ जाता है, मींस कार्बन कम हो जाता है, नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां उस शाखा पर फ्लावरिंग कम से कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। आया ना समझ में? और फ्रूट या फल भी नहीं बनते हैं। तो इसके लिए आप सभी को पता है भैया, रिंग प्रयोग किया जाता है, गर्डल प्रयोग या जिसको रिंग प्रयोग बोलते हैं। क्लियर? ये मैं पुराने जो वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में समझा चुका हूं अल्टरनेट बेरिंग को, तो आप ध्यान रखना। पुराने वीडियो अगर आपको देखना हो तो वो आपको मिल जाएंगे कहां पर? वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है उस पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। पुराने शायद 52 वीडियो उसमें डले हैं मेरे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, which one of the following is the irrigation system where least amount of water is lost? निम्न में से कौन सी सिंचाई प्रणाली में जहां पानी की कम से कम मात्रा बर्बाद होती है? ये भी मैं काफी बार बता चुका हूं, आप लोग बताओ भैया क्या आंसर होना चाहिए इसका। हाँ, गजेंद्र यादव जी, इन्होंने डी बोला है, फटाफट बताते जाओ। हाँ, प्रजापति जी डी, सचिन यादव जी ड्रिप इरिगेशन, पटीदार जी डी, व्यास जी डी, वर्मा जी डी, मोहित पटीदार जी डी, हाँ त्रिवेदी जी बिल्कुल डी। हाँ, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, आप सभी को पता है। सबसे कम वाटर का जो लॉस होता है, क्लियर, वो किस में होता है? वो होता है ड्रिप में। आप सभी को पता है भैया, ड्रिप में सबसे कम पानी का नुकसान होता है। क्लियर? कितनी बचत होती है ड्रिप में? तो आप सभी को पता है 50 से 70% पानी की बचत, इसमें इतना वाटर सेव होता है। आया ना समझ में? दूसरी सिंचाई की अपेक्षा उतने ही पानी से आप अगर ड्रिप से करोगे तो लगभग 2.5 गुना ज्यादा एरिया की आप क्या कर सकते हो? सिंचाई कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बारे में एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, बार बार पीएटी या दूसरी एग्जाम में भी पूछते हैं, इसको ट्रिकल भी कहा जाता है, और आप सभी को पता भी है ये इजराइल के द्वारा डेवलप्ड है। क्लियर? 1959 में, भारत में 1970 में आई। और आप सभी को पता है ड्रिप का सबसे ज्यादा एरिया अब चेंज हो चुका है, कहां पर है? तो आप मेरे को क्या करो, मैं पढ़ा चुका हूं, आप चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि सबसे ज्यादा ड्रिप का एरिया कौन सी स्टेट के अंतर्गत है। बताओ, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, तो ये ड्रिप आपका जो है ये करेक्ट आंसर होता है। मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि पुराने वीडियो में सब मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, हर इरिगेशन की हर मेथड को डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप देख लेना उसमें अगर देखना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यादव जी, महाराष्ट्र नहीं है, यही तो, इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि कौन सा स्टेट फर्स्ट है। ये चेंज हो चुका है, डाटा जो है ना चेंज हो चुका है। क्लियर? अब आंध्र प्रदेश है ड्रिप इरिगेशन में फर्स्ट स्टेट, अब आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र पीछे छूट गया है। गजेंद्र यादव जी, मैंने उसमें जो है कोई स्पेशल हॉर्टिकल्चर का नहीं, जो पुराने मेरे 50-55 वीडियो हो चुके हैं उसमें मैंने सभी टोटल हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस सभी के क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। चलो ठीक, इसका आंसर बताओ भैया क्या होना चाहिए? द प्राइमरी डेयरी एनिमल इन इंडिया इन रिलेशन टू इट्स कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्रीज। देश में कुल दूध उत्पादन में इसके योगदान के संबंध में भारत में प्राथमिक डेयरी पशु है। बताओ क्या आंसर होना चाहिए? हाँ, योगेश जी बोल रहे हैं। हाँ यादव जी, आपको भी प्रणाम, ये तो मेरा काम है यादव जी। हाँ, राय साहब डी, अंकित उकेश जी डी, यादव जी डी, दीपक पटेल जी डी। बिल्कुल सभी लोग तैयारी करते रहो, कारण आप सभी को पता है भैया अभी RHEO आ गया कुछ याद? RHEO का भी
बिल्कुल नोटिफिकेशन आ गया है, तो सभी लोग बिल्कुल बिंदास तरीके से तैयारी अपनी कंटिन्यूअस रखो। कोई सा भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, कोई सा भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, बस क्या होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। नहीं तो सरल से सरल क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं, कठिन से कठिन क्वेश्चन सही कर देते हैं। तो बिल्कुल आप अपने पढ़ाई में व्यस्त रहो। बिल्कुल, हाँ सभी का, प्रवीण जी का आया डी, मोहित जी डी, धाकड़ जी डी। बिल्कुल, यहाँ पर आप लोगों के अलग अलग आंसर है, लेकिन जिन्होंने डी वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल, हाँ प्रजापति जी बने रहिए आप साथ। आपको सभी आंकड़े में हॉर्टिकल्चर के भी सब आंकड़े लाकर आपको दे दूंगा। बस थोड़ा सा आपको, चूंकि एक ही व्यक्ति, क्लियर, अगर ये टेस्ट सीरीज चला रहा है तो उसको थोड़ा समय लगता है, लेकिन कछुए की चाल हमेशा चलो। देखो बचपन में आपने एक कहावत पढ़ी होगी, कछुआ और खरगोश दोनों जब रेस में दौड़े तो आपने देखा होगा कि कछुआ क्या है, धीरे 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 चलता रहा नॉन स्टॉप, लेकिन खरगोश को अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस था। तो खरगोश ने क्या किया, खरगोश लपक के दौड़ा और बीच में रास्ते में जाके उसने क्या सोचा कि भैया आराम कर लेते हैं, थक गए हैं, सो जाते हैं। वो सो गया, सोया रह गया और कछुआ आगे निकल गया। तो बिल्कुल कछुए की चाल चलते रहो। हर चीज एक बार में खाने की नहीं होती है, धीरे 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 आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना, इसकी पूरी कोशिश मैं करूंगा जितनी मुझसे हो सकती है। ठीक, बस आप केवल बने रहिए मेरे साथ और अभी आनंद लो आप टेस्ट सीरीज का। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, आप पढ़ाई को जो है ना कभी भी बर्डन मान के मत पढ़ो। हमेशा पढ़ाई को क्या करो, आनंद, एंजॉय करो। एंजॉय के साथ पढ़ोगे तो आपका कोई सा भी जो लेक्चर है बिल्कुल आपको 99% समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाएगा। बिल्कुल आनंद के साथ एंजॉय करो भैया लेक्चर को, कोई दिक्कत थोड़ी है। जीवन बहुत बड़ा है और समस्याएं भी आएगी, सॉल्यूशन भी हैं उसके, लेकिन हमें हमेशा कछुए की चाल चलना है। एकदम खरगोश जैसे दौड़ के थक के सोना नहीं है। बिल्कुल, आपका एग्जाम होगा तब तक काफी कुछ प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं। अपनी अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बफेलो। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया कि भारत में सबसे अधिक जो दूध उत्पादन करने के लिए फर्स्ट कैटेगरी में कौन सा एनिमल है, तो वो तो बफेलो है, भैंस। क्लियर, आप सभी को पता है लगभग 51.4% अकेला मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में किसके द्वारा होता है, बफेलो के द्वारा होता है। फिर अगर हम केटल या गाय की बात करें, केटल मींस गाय, तो लगभग 46% ये प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन होता है वो गाय के द्वारा होता है। जो भेड़ और बकरी है इसका लगभग 3 से 4% क्या है, कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात आ जाए, विश्व में, तो विश्व में 80% जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो अकेला गाय के द्वारा होता है। क्लियर, विश्व का अगर आपको वर्ल्ड का क्वेश्चन पूछ ले तो बिल्कुल आप ध्यान रखना। क्लियर, कितना होता है, 80% गाय के द्वारा मिल्क प्रोडक्शन होता है। हाँ गुर्जर जी, वो पुराना डाटा है, 49% था पहले, लेकिन अभी एट प्रेजेंट अगर देखो तो 51.4%। क्लियर, ये क्या है, ये करंट डाटा है, लेटेस्ट है। क्लियर, आप जो बता रहे हो वो आप थोड़ा पुराना बता रहे हो, वो भी आपका बताना भी सही है लेकिन वो थोड़ा पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काऊ पॉपुलेशन मुझे देखना पड़ेगा, लगभग 198 मिलियन, कितना, लगभग 198, 198 मिलियन गायों की जनसंख्या है। टोटल 535 जो है वो 535 अभी जो 20वीं जनगणना हुई है 2019 में, उसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो 535 मिलियन पशु भारत में हैं। हाँ गुर्जर जी, बढ़ गया है, 100 मिलियन, 190 मिलियन से बढ़ गया है, एक लगभग 198 मिलियन हो गई है गायों की संख्या। कितनी हो गई है, 198 मिलियन। आप जो बता रहे हो ना 190 मिलियन, ये 19वीं पशु जनगणना के अनुसार है। 20वीं जनगणना के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 198 मिलियन के लगभग गायों की संख्या हो गई है।
क्लियर, ध्यान रखना। दूसरा अगर आप देखो तो मिल्क प्रोडक्शन भी ध्यान रखना 198 मिलियन टन। अभी अगर हम देखें तो 2019-20 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत का जो दूध उत्पादन है वो पर ईयर कितना है, तो वो है 198 मिलियन टन पे पहुंच चुके हैं। जबकि यहीं पर अगर हम देखें तो जब हम आजाद हुए थे, क्लियर, 1947, तब 1947 में लगभग कितना था, तो 1947 में ये था कितना, तो 1947 में 17 मिलियन टन था और लगभग 11 गुना, कितना, लगभग 11 गुना दूध उत्पादन में क्या हो चुकी है, बढ़ोतरी हो चुकी है। बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ, 21 गुना नहीं, आप लगभग 17 मिलियन टन में 11 का गुणा करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 198 मिलियन टन के लगभग आ जाएगा। हाँ, भैंसों की संख्या भी बढ़ गई है भैया, बिल्कुल 109 मिलियन। सही है, ध्यान रखना। हो गया इतना क्लियर, ध्यान रखना। और 1998 के बाद से अभी तक भारत जो है दूध उत्पादन में वो प्रथम स्थान पर है, इस चीज को भी ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, सीड रेट ऑफ प्योर मस्टर्ड क्रॉप इज पर केजी पर हेक्टेयर। क्लियर, शुद्ध सरसों की फसल का बीज दर खालिस्तान किलोग्राम पर हेक्टेयर है। बताओ कितना होना चाहिए। गुर्जर जी इन्होंने बोला है बी, प्रजापत जी बी वाला आंसर दिया है, धाकड़ जी बी, श्रीवास्तव जी स्वागत है। 4 से 6, हाँ यादव जी 4 से 6, ये गलत कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इतना पूछता है, अधिकतर सरसों पे जब भी जाता है तो वो इसी की सीड रेट पे जाता है। क्लियर, जैसे ही सरसों पे एग्जामिनर जाता है तो वो उसकी सीड रेट पे ही जाता है डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन तो पीएससी आपका आरएचईओ एसएडीओ सब में पूछा है, पीएटी 2020 में भी ये पूछा है, ध्यान रखना। तो इसको बिल्कुल आप लोग गलत नहीं करना कभी भी। क्लियर, तो ये आपका आंसर है, ये करेक्ट। कभी कभी इसको वेरिएशन कर देता है, कभी कभी वो लिख देता है, क्योंकि एक दो बार ऐसे भी पूछा है 4.5 से 6.5 केजी, ये भी पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना तो समझ जाओगे। लेकिन अगर मिक्स्ड क्रॉप में ये पूछ ले, किसमें, मिक्स्ड क्रॉप में, तो बिल्कुल 4 का आधा 6 का आधा कर देना। अगर हम इसको मिक्स्ड क्रॉप में लगाए, मिश्रित फसल में लगाए, तब इसका कितना हो जाएगा, 2 से 3 केजी। तो आई थिंक कि ये इस साल ये पूछा है, तो इस साल हो सकता है मिक्स्ड क्रॉप का पूछ ले। तो मिक्स्ड क्रॉप में ये कितना लगाया जाता है, 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका सीड रेट होता है। किसका, सरसों का। ये तो प्योर, अगर आप किसको लगाते हो, प्योर मस्टर्ड लगाते हो तो 4 से 6 केजी, और मिक्स्ड क्रॉप लगाते हो तो 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर, ध्यान रख। क्लियर। इसके अलावा सरसों और गेहूं, ये मिक्स्ड क्रॉप जो है, गेहूं के साथ सरसों लगाना, ये बहुत प्रचलित है, इसके बारे में ज्यादा पूछता है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा आता है कि गेहूं और सरसों को जब मिक्स्ड क्रॉप में लगाते हैं तो दोनों का रेशो क्या होता है। तो रेशो ध्यान रखना भैया, ये दोनों का पूछा आता है। तो कितना होता है, 9:1। ये बहुत फेमस, हाँ बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, एमसीक्यू सीरीज अगर देखोगे तो बहुत डिटेल में आपको सब चीजें मिल जाएगी। मिश्रित फसल में 9:1, बिल्कुल ये फेमस है, आया ना समझ में, ध्यान रखना। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, जो सरसों से अधिकतर क्वेश्चन आता है वो आता है भारतीय सरसों का नाम। क्या आता है, भारतीय सरसों, इसका नाम बहुत पूछता है भैया। क्लियर। वैसे सरसों या मस्टर्ड अगर दे तो वो सामान्य नाम क्या होता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या होता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। लेकिन हाँ, अगर भारतीय सरसों या इंडियन मस्टर्ड अगर दे तो उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम ध्यान रखना क्या होता है, ब्रेसिका जनसिया। क्या होता है, ब्रेसिका जनसिया, ये ध्यान रखना।
क्लियर, ब्रेशिका जंशिया, बिल्कुल। हाँ, भारतीय सरसों का ये अधिकतर पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। जिसको राई कहा जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, राई, इस चीज को ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और है जो आपको हो सकता है पूछे, सबसे ज्यादा जो सरसों के तेल का जो प्रोडक्शन होता है, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं एडिबल ऑयल, खाद्य तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश या सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश भी ध्यान रखना, जो कि है कनाडा। क्लियर, क्या है, कनाडा, इसका भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। क्लियर, सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल का एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री कौन सा है, कनाडा। यहाँ पर केनोला नामक संगठन भी स्थापित है, जो कि क्या करता है, खाद्य तेलों के संगठन को नियंत्रित करता है, ताकि खराब तेल सप्लाई नहीं हो। बिल्कुल, क्या बात है गुर्जर जी। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, बाकी सब डिटेल में पुराने एमसीक्यू सीरीज में मिल जाएगा, जो स्पेशली चीज जहां से ज्यादा पूछी जाती केवल उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ, सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडिया ही करता है, ये बात भी सही है, बिल्कुल, क्या बात है गुर्जर जी। हाँ, चलो, इन इंडिया ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड टू क्रिएट नेशनल वाइड मिल्क ग्रिड इन ईयर। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम वर्ष खालिस्तान में एक सर्वव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के लिए शुरू किया गया था। बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। हाँ, धाकड़ जी ने तो सी वाला दे दिया है, श्रीवास्तव जी इन्होंने 1970 बोला है, वर्मा जी सी, प्रजापति जी सी, वर्मा जी हाँ सी, तिवारी जी सी, अंकित उके जी बिल्कुल, क्या बात है। श्रीवास्तव जी ने तो पूरा उसका बायोडाटा दे दिया है। हाँ, दिव्या शर्मा जी सी, यादव जी, वर्गीस कुरियन, गुर्जर जी सी, बिल्कुल। यहां पर ध्यान रखना कि ऑपरेशन फ्लड जैसे ही आईडीसी की स्थापना हुई थी, आईडीसी, क्लियर, आईडीसी मींस इंडियन डेयरी कारपोरेशन। आईडीसी इसकी स्थापना कब हुई थी, 13 जनवरी 1970। बस यहीं से ऑपरेशन फ्लड शुरू हो गया, आया ना समझ में। यहां से भारत में ऑपरेशन फ्लड, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ बिल्कुल, ये पीएससी और आईएएस लेवल के एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा था, ऑपरेशन फ्लड। ये जनरल नॉलेज का भी एक क्वेश्चन, लेकिन आपको हाँ पीएटी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 1970, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी वाला आंसर बिल्कुल आपने दे दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा इसकी जो तीनों स्टेप्स है वो भी ध्यान रखना, बिल्कुल। हाँ, आईडीडीबी वो 1965, क्लियर। आईडीडीबी जो है इंडियन डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, हाँ बिल्कुल, इंडियन डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में उसकी स्थापना हुई। उसके 5 साल बाद 1970 में आईडीसी की स्थापना हुई, और इसी के साथ ही भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हो गई है। क्लियर। एक चीज और बताता हूं, अभी वर्तमान में अगर भारत का जो दूध उत्पादन है तो ये डाटा भी चेंज हो गया है, 407 ग्राम पर डे पर कैपिटा। इसको भी ध्यान रखना, नहीं तो कई लोग जो है वो अभी 397 पे ही अटके हो, तो ये भी चेंज हो गया है, 407 ग्राम, बिल्कुल ध्यान रखना। करनाल कहां पहुंच गए गुर्जर जी, करनाल नहीं, आईडीडीबी जो है, आईडीडीबी नहीं प्रजापति जी, चेंज हो गया है, कितना हो गया है, 407 ग्राम पर डे पर कैपिटा, ध्यान रखना। हाँ, करनाल में नहीं है, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, क्लियर। हाँ, ये इन्होंने तिवारी जी, वो आईडीडीबी नहीं है, क्या है, एनडीडीबी है, क्या है, एनडीडीबी, क्लियर। इसकी स्थापना 1965, और ये कहां पर है, तो ये सभी को पता होगा भैया, आणंद गुजरात में, क्लियर, ध्यान रखना। और आईडीसी कहां है, ये अहमदाबाद, ये भी गुजरात में ही है, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो ऑपरेशन फ्लड के 3 स्टेप हैं, वो 3 स्टेप को भी ध्यान रखना है। कौन कौन सी स्टेप है, तो
फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना भैया, फर्स्ट आप सभी को, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। 1970 से 1981 ये पूछा आता है। ज्यादा करके सेकंड वाला जो चरण है वो पूछा आता है, क्लियर, वो है 1978 से 1985, क्लियर। और थर्ड वाला भी ध्यान रखना, थर्ड वाला, तो तीसरा वाला जो है वो कौन सा होता है, तो 1985 टू 1996, ये तीनों स्टेप ध्यान रखना, क्लियर। क्यों? क्योंकि इसमें ये दूसरे वाले में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप लोग कंटिन्यूअस चलते हो 1970 से 81 और फिर 81 से 85 कर लेते हो, लेकिन वो गड़बड़ हो जाता है। कारण क्योंकि पहला स्टेप खत्म, पहला जो स्टेप है उसके खत्म होने के पहले ही दूसरा स्टेप शुरू कर दिया था, तो यहां बड़ा कंफ्यूजन है भैया, इसको क्लियर कर लेना आप सभी लोग। हाँ गुर्जर जी, 394 से भी बढ़कर 407 ग्राम हो गया है, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको लेटेस्ट डाटा बता रहा हूं। 394 से भी हम बढ़ गए आगे, और 407 ग्राम पर डे पर कैपिटा क्या हो गया है, मिल्क अवेलेबिलिटी हो गई है, इसको ध्यान रखना। अब गूगल के जमाने में जो है आपको पुराने डाटा नहीं पूछे आते, सब लेटेस्ट ही पूछे आते भैया, ध्यान रखना इस चीज को। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इन हॉट रीजन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पोल्ट्री शेड शुड रन फ्रॉम, गर्म क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड का लंबा आधार खालिस्तान तक होना चाहिए। आपके सामने 4 आंसर है, आप लोग बताओ। जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहां पर आप पोल्ट्री फार्म की जो शेड है उसको किस लंबाई में बनाओगे, बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। फटाफट बताओ भैया क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तिवारी जी बी, अंकित उके जी सी बोल रहे हैं, गुर्जर जी सी, प्रजापत जी सी, बिल्कुल बताते जाओ। यादव जी डी, बिल्कुल बताते जाओ भैया। जय वानखेड़े जी ए, बिल्कुल। चलो ठीक है, आपको क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, कैसे आप बोलोगे सर कैसे, तो हॉट रीजन जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहां मुर्गियों को ज्यादा समस्या होगी गर्मी से, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, शेड किधर रखोगे, खिड़कियां किधर आना चाहिए, खिड़कियां आना चाहिए उत्तर दक्षिण में, क्लियर। तो आपका जो शेड रहेगा वो पूर्व से पश्चिम, कैसे आपको ऐसा शेड बनाना है, ऐसा शेड बनाओगे तो इधर आपकी खिड़की आएगी, क्लियर, इधर भी खिड़की आएगी, और आप सभी को पता है दिन इधर से निकलता है और दिन इधर से निकलता है, यहाँ एक छोटा सा गेट रहेगा, यहाँ पर भी एक छोटा सा गेट रहेगा, तो दिन इधर से निकलेगा और इधर आकर डूब जाएगा, है ना समझ में। तो इससे क्या हो जाएगी, सेफ्टी हो जाएगी, मुर्गियां गर्मी से बचेगी। तो जिन्होंने भी ए वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला आंसर करेक्ट है, इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। खिड़कियां किधर आना चाहिए, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा, खिड़कियां किधर होगी या वेंटिलेशन किधर रखोगे, तो उत्तर दक्षिण की दिशा में वेंटिलेशन रहेंगे, क्लियर सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ड्यूरिंग बॉटलिंग कैन शुड हैव ए हेड स्पेस ऑफ, बोतल बंदी के दौरान कैन में खालिस्तान का हेड स्पेस होना चाहिए। हेड स्पेस समझते हो, हाँ, ये जब बोतल बंदी होती है तो ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, क्लियर, हेड, यहां तो ढक्कन लगा होता है पैकिंग, क्लियर, तो ये वाला जो हिस्सा है ये है हेड, इसको नेक भी कहा जाता है, क्लियर। बताओ फटाफट, फटाफट बताओ क्या होना चाहिए, ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, भी अधिकतर पूछा जाता है, क्या होना चाहिए इसका आंसर।
हाँ, वर्मा जी का बी, यादव जी सी। चलो ठीक, आप अपना आंसर सेंड करते रहो फटाफट। हाँ, अगर आप वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हमारी ये जो सीरीज है ये डेली शाम को 8:30 बजे ऑनलाइन शुरू हो जाती है। आप भी जुड़े, साथ में आपके जितने भी परिचित हैं उनको भी जोड़े। बिल्कुल, यादव जी सी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। कौन सा है? ए। ए इज द करेक्ट आंसर। बोतल बंदी के समय बोटलिंग जो की जाती है अधिकतर किसकी की जाती है? जूस की। क्लियर? तो जूस में यहाँ का ये जो स्पेस रखा जाता है खाली जगह, कारण क्योंकि यहाँ पर कुछ गैसें प्रोड्यूस होती है, गैसों के लिए खाली जगह छोड़ी जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, जब हम इसको फ्रिज में रख दें तो ऐसी स्थिति में ये जमेगा और जमने से अंदर का जो लिक्विड है वो जमेगा, और जब भी कोई लिक्विड ठोस में बदलता है तो लगभग उसका जो वॉल्यूम है वो लगभग 12% वॉल्यूम बढ़ जाता है। पानी इतना लोगे बर्फ इतनी बनेगी, कारण जब भी पानी जमता है, क्लियर, तो ऐसी स्थिति में उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको ध्यान रखना। बिल्कुल, हाँ प्रजापति जी, बिल्कुल 12.5% तक जो है वो पानी के वॉल्यूम, पानी से जब बर्फ बनती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर ये खाली स्पेस छोड़ी जाती है। साथ ही साथ गैसें भी प्रोड्यूस होती है, तो इसको ध्यान रखना। लेकिन बियर का बोतल जो है, ये बियर का भी ध्यान रखना, फ्रूट बियर या कोई सी भी बियर अगर होती है तो उसके लिए ये जो नेक का साइज होता है ये 0.5 से 1 सेंटीमीटर होता है। क्लियर आया ना समझ में? किसमें? जो बियर का बोटलिंग किया जाता है उसके लिए। बाकी सामान्य फ्रूट जूस के लिए आपका जो है वो कितना होता है, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। लेकिन फ्रूट जूस या जितने भी प्रकार की बियर होती है उनके लिए ये उसका हेड स्पेस रखा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ केटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस? मवेशियों में निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? ये तो बिल्कुल आप सब बता दोगे भैया, आप में से हर किसी को पता है कि इसमें से कौन सी बीमारी वायरस से होती है। बिल्कुल, देखो वो गुर्जर जी का आंसर आ गया, गुर्जर जी ने दे दिया आंसर डी वाला। बिल्कुल, आप देते रहो आंसर, आंसर तो आ ही गया भैया। बिल्कुल वर्मा जी, गुर्जर जी डी, बिल्कुल इसके पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। क्लियर? यहाँ पर कौन सा है, तो ये फ्लड लिखा है लेकिन होना चाहिए ये क्या, फुट। क्लियर? तो मैं यहाँ काट देता हूं, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। क्लियर? ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा? फुट एंड माउथ डिसीज, जिसको हम बोलते हैं FMD। किससे होती है? तो AOC वायरस, या फिर इसको सेट 1, 2, 3 के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल हो गया। तो यहां ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो ब्लैक क्वार्टर होती है, क्लियर, ब्लैक क्वार्टर आप सभी को पता है भैया, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई बैक्टीरिया से होती है। फिर HS, जिसको हेमरेजिक सेप्टिसियम बोलते हैं, गलघोटू। क्लियर? ये गाय में पास्चुरेला बोविसेप्टिका से होती है, भैंस में पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका से होती है। ये भी वायरल डिसीज है। एंथ्रेक्स, तो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। ये तीनों जो डिसीज है ये बैक्टीरियल डिसीज है, और लास्ट वाला जो है ये क्या है, ये आपका वायरल डिसीज होता है। बिल्कुल सही है। चलो ठीक, नेक्स्ट अगला, हाँ, रफली टॉप लेयर ऑफ सॉइल कंटेंट हैज परसेंटेज ऑफ मिनरल। मृदा सामग्री की मोटे तौर पर शीर्ष परत में खालिस्तान खनिज होता है। टॉप लेयर जो होती है उसमें कितना मिनरल होता है? हाँ, एंथ्रेक्स सबसे खतरनाक है बिल्कुल एनिमल का। बताओ भैया, ये 2020 के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसके सभी क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं भैया। और इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल PAT में ही आते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। आजकल कोई भरोसा नहीं है कौन सी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है। बिल्कुल, पटेल जी 7389 बी, गुर्जर जी इन्होंने
बी बोला है वर्मा जी, बिल्कुल बी। अनिल डावर जी बी वाला आंसर बताते जाओ भैया, क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। चलो इसका भी सभी को पता होगा भैया, जो मृदा सामग्री मोटे तौर पर अगर हम देखें तो उसका जो शीर्ष परत होता है, शीर्ष परत मींस टॉप लेयर, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं टॉप सॉइल। क्लियर, क्या टॉप सॉइल। टॉप सॉइल का डेप्थ आप सभी को पता है 5 से 25 सेंटीमीटर। कितनी, 5 से 25 सेंटीमीटर क्या गहराई, इसमें आपको बताना है, इसी को कहा जाता है टॉप सॉइल। क्लियर, टॉप सॉइल की जो गहराई होती है वो कितनी होती है, 5 से 25 सेंटीमीटर टॉप सॉइल की गहराई होती है। और इसमें अगर हम देखें तो मेनली मींस अब आप मृदा के संगठन में पहुंच जाओ। क्लियर, तो मृदा का संगठन आप सभी लोगों ने देखा है, तो मृदा के संगठन में आपने देखा है सबसे ज्यादा होता है क्या, मिनरल या खनिज। क्लियर, कितना होता है 45%, 45% खनिज पाया जाता है। क्लियर, किसमें, सॉइल में। अब यहां से कुछ क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, तो यहां ध्यान रखना भैया, ये तो सीधा आपको पता चल जाएगा, आपने देखा है 50% तो रंध्रावकाश। क्लियर, जो ऊपर वाली सॉइल होती है उसमें 50% रंध्रावकाश है और 50% क्या है, तो 50% है ठोस। अब अगर इसको हम अगर डिवाइड करें तो ठोस और रंध्र का रेशो 1:1 होता है, बराबर होता है। इसमें अगर हम देखें तो 25% आप सभी को पता है भैया क्या होता है, वाटर। क्लियर, और 25% अगर देखो तो ये होता है आपका वायु। और इसमें अगर हम देखें तो यहां आपको थोड़ा सा मिलेगा कि ये जो होता है ऑर्गेनिक मैटर, कितना 5%। और मिनरल अगर देखो तो मिनरल या खनिज कितना होता है, 45% होता है। आप सभी को पता है ये चीजें। क्लियर, लेकिन यहां ध्यान रखना क्या है आपको कि सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा जो, अच्छा ये तो पता चल गया कि टॉप सॉइल 5 से 25 सेंटीमीटर की जो डेप्थ था, क्लियर, वहां पर कितना होता है उसमें, तो मिनरल पता चल गया 45%। लेकिन अगर हम मिनरल की भी बात अगर करें तो सॉइल में सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा होता है, तो सॉइल में सबसे ज्यादा होता है क्वार्ट्ज। क्या होता है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा होता है मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर पाया जाने वाला मुख्य खनिज जो है वो है क्वार्ट्ज, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, किसकी बात करें, अर्थ क्रस्ट की, अर्थ क्रस्ट मतलब भूपर्पटी, भूपर्पटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाता है फेल्सफॉर। क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा फेल्सफॉर पाया जाता है। अब अगर हम मृदा में बात करें किसकी, तो मृदा में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो तत्व की अगर बात करें तो तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व, ऑक्सीजन। मृदा में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व वो है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा। और अगर हम बोले अर्थ क्रस्ट पर, मतलब भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। हमारा अर्थ क्रस्ट जो, हमारा अर्थ क्रस्ट किसका बना है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये कुछ क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, आप लोग इनको ध्यान रखना। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां ध्यान रखना भैया, सूक्ष्म जीव की अगर बोले कि मृदा में सूक्ष्म जीव, कौन सा सूक्ष्म जीव सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि भैया बैक्टीरिया, आप बोलोगे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर जैविक भार के हिसाब से देखें, ये तो नंबर के हिसाब से, लेकिन अगर बायोमास के हिसाब से अगर हम देखें, किसके अकॉर्डिंग, बायोमास के हिसाब से, मतलब उसके जैविक भार के हिसाब से देखें तो यहां सबसे ज्यादा पाया जाता है फंगस। क्या पाया जाता है, फंगस, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा पाया जाता है फंगस, अम्लीय मृदा में भी सबसे ज्यादा फंगस ही है। क्लियर, अम्लीय मृदा अगर स्पेशली आपको बोले मृदा में सबसे ज्यादा कौन सा सूक्ष्म जीव है, तो बैक्टीरिया। अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा
कवक या फंगस, क्योंकि फंगस या कवक पर पीएच का कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर बायोमास के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो सामान्य मृदा में सबसे ज्यादा होता है फंगस। क्लियर। अगर शुष्क मृदा की बात करें, सूखी मिट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो एक्टिनोमाइसीटीज फंगस। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना तो आपको क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना रखा था मैंने, लेकिन मैंने वैसे ही बता दिया। हाँ, रेड कलर ऑफ सॉइल इज मेनली ड्यू टू, मिट्टी का लाल रंग मुख्य रूप से खालिस्तान के कारण होता है। बताओ, मिट्टी का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? गुर्जर जी बोल रहे हैं बी। बिल्कुल। यहां से 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट टाइम की है। पटेल जी बी, वर्मा जी बी, प्रजापत जी बी, बिल्कुल महादेव वर्मा जी बी, अनिल डावर जी इन्होंने भी बी वाला दिया है आंसर। बताओ भैया क्या आंसर होना चाहिए? हाँ, जय वानखेड़े जी इन्होंने सी वाला आंसर दिया है। बिल्कुल, यहां पर ध्यान रखना भैया, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आयरन, लोहा, लोहे के कारण लाल रंग होता है। क्लियर। हाँ, कार्बन का अगर बोले, कार्बन के कारण अगर यहाँ क्वेश्चन घुमा दे कि मृदा का भूरा रंग किसके कारण होता है, ब्राउन कलर। क्लियर। तो भूरा कलर अगर बोले, भूरा रंग, तो भूरा रंग किसके कारण होता है? तो वो कार्बन के कारण होता है। अगर मिट्टी में कार्बन ज्यादा होगा तो कार्बन ज्यादा होने के कारण ही क्या होता है, मृदा का भूरा रंग होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट, अगर यहां आपको क्वेश्चन पूछे काला रंग, क्लियर, काला रंग, तो काले रंग के लिए जिम्मेदार जो तत्व है वो है मैग्नीज। क्लियर। तो ये 3 का ध्यान रखना, भूरा रंग कार्बन के कारण, लाल रंग लोहे के कारण और काला रंग मैग्नीज के कारण। इन तीनों को ध्यान रखना, इनका अधिकतर क्वेश्चन पूछा आता है। बिल्कुल व्यास जी। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अ प्रेग्नेंट काउ नीड एक्स्ट्रा फीड फॉर ग्रोथ ऑफ द फेलस इफ इट इज प्रेग्नेंट फॉर डैश 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 मंथ और मोर। एक गर्भवती गाय को भ्रूण की वृद्धि के लिए अतिरिक्त फीड की आवश्यकता होती है यदि वह महीने या उससे अधिक समय की गर्भवती हो। यह भी आपको 2020 में क्वेश्चन पूछा है। बताओ भैया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बार बार पूछा जाता है, और आप सभी लोगों में से अधिकतर लोगों को तो इसका आंसर बिल्कुल कंफर्म होगा। हाँ, अंकित जी बोल रहे हैं बी, गुर्जर जी इन्होंने डी बोला है। ओके जी, बी, पटेल जी डी, वर्मा जी डी, प्रजापत जी डी, गुर्जर जी डी। बिल्कुल। हाँ, 5 महीने बाद। क्लियर। ये ध्यान रखना भैया, 5 महीने बाद, 5 महीने बाद, क्लियर, गर्भवती गाय या प्रेग्नेंट काऊ को 1 केजी दाना अलग से देते हैं। क्लियर। अलग से जो दे रहे हैं उसके अलावा भी अलग से 1 किलोग्राम दाना देते हैं। किसके लिए देते हैं? भ्रूण रक्षा के लिए। किसके लिए? भ्रूण रक्षा के लिए। मीन्स जो प्रेग्नेंट काऊ है उसके गर्भ में जो बछड़ा पल रहा है उस बछड़े की रक्षा के लिए, उसकी उचित वृद्धि के लिए 1 किलोग्राम अलग से दाना देते हैं। और इस दाने को क्या कहा जाता है? जो अलग से 5 महीने बाद या आखिरी के 3 महीने 4 महीने के लिए जो दाना देते हैं उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टीमिंग अप राशन। क्या कहा जाता है? स्टीमिंग अप राशन, या फिर इसको फिटिंग राशन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फिटिंग राशन। ये ध्यान रखना। क्लियर। क्या देते हैं? कभी कभी ये मात्रा पूछ लेता है 1 किलोग्राम दाना अलग से, कभी कभी क्या बोलता है, हाँ, स्टीमिंग, फिटिंग, स्टीमिंग अप या फिटिंग, फीडिंग नहीं, फिटिंग, फिटिंग राशन। क्लियर। ध्यान रखना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, सिम्टम्स ऑफ द सडन डेथ ऑफ एन एनिमल विथ ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम नेचुरल ओरिफिस। प्राकृतिक मुख से रक्त के रिसने से एक पशु की अचानक मृत्यु होने का लक्षण इस रोग में है। बताओ कौन से डिसीज के अंदर ऐसा होता है? गुर्जर जी बता रहे हैं ए वाला आंसर, बताते जाओ भैया। प्रजापत जी इन्होंने ए वाला आंसर दिया है, वर्मा जी ए, खुशी जी ने बोला है ए, पटेल जी ए, गुर्जर जी ए, डावर जी इन्होंने भी ये वाला आंसर दिया है, अंकित जी बिल्कुल ए। हाँ बिल्कुल सभी को पता है भैया ये वाला क्वेश्चन का आंसर एंथ्रेक्स। क्लियर, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपको 2020 में क्वेश्चन पूछा था। बिल्कुल हाँ, काला कोलतार जैसा ब्लड निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं भैया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह डेयरी उपकरण जो पूरे दूध से मलाई रहित दूध और क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? फटाफट बताओ। ऐसा उपकरण जो मलाई को और मलाई रहित दूध दोनों को अलग करता है। मलाई मीन्स क्रीम। हाँ, सी वाला आंसर। हाँ गुर्जर जी बिल्कुल सी वाला आंसर, जिन्होंने भी सी वाला आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है भैया। क्रीम सेपरेटर, काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके। क्रीम सेपरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें से जो क्रीम स्पाउट होता है वहां से क्रीम बाहर निकलती है, और दूसरा जो कि क्या होता है, एक होता है सपरेटा मिल्क स्पाउट, वहां से सपरेटा मिल्क बाहर निकलता है। ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और क्रीम सेपरेटर में क्रीम को गाढ़ा या पतला करने के लिए क्रीम स्क्रू लगा होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। ये जनरली यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, DWRB 160 इज अ वैरायटी ऑफ, ये वैरायटी आपको पूछी है, ये किसकी है? अगर नाम को बारीकी से पढ़ोगे तो आपको वैरायटी का नाम भी समझ में आ जाएगा कि किसकी होनी चाहिए। बताओ। गुर्जर जी ए, वर्मा जी बी, बताते जाओ। व्यास जी ब वाला आंसर, टावर जी बी, पटेल जी बी, बताते जाओ। खुशी जी ने भी बी बोला है। आप लोग गड़बड़ कर गए यहाँ पर। मैंने बोला ना थोड़ा नाम को देखो, नाम को अगर देखोगे ना तो आप बिल्कुल निकाल लोगे। हाँ बस यही गड़बड़ कर गए आप। ये जो वैरायटी डेवलप है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, क्लियर, ये कहां पर है? करनाल। क्लियर, करनाल हरियाणा से विकसित है। और यहां पर नाम अगर पढ़ोगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले। क्लियर, व्हीट और बार्ले दोनों का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? करनाल में। क्लियर, और यहां पर भी अगर देखोगे तो इसी को कहा जाता है DWR, डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च एंड बार्ले। क्लियर, तो यहां ये जो बी आ रहा है ना, इसका मतलब है बार्ले। क्लियर, तो ये वैरायटी किसकी है? बार्ले की है। क्लियर, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? वो है सी। हाँ, सी जिनका भी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बी वाले गड़बड़ कर गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन। हाँ, the special pruning technique of removal of overcrowding and interneedling branches is known as, अति संकुलता और अंत मिश्रण शाखाओं को हटाने की विशेष प्रूनिंग तकनीक को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। कौन सी तकनीक कहते हैं इसको?
बिल्कुल बताते जाओ। गुर्जर जी ने तो सी वाला आंसर बता दिया है, बाकी लोग भी बताओ भैया क्या होना चाहिए इसका आंसर। खुशी जी ने बोला है ए। ये हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है, ये आपको 2020 में पूछा था। बिल्कुल बताते जाओ। इसको कहा जाता है डी हॉर्निंग। क्या कहा जाता है? डी हॉर्निंग। क्लियर? ये सी वाला आंसर आपका करेक्ट है। क्या कहा जाता है इसको? डी हॉर्निंग कहा जाता है। अब देखो यहां पर आपको स्पेशली बोला है अति संकुलता और अंत मिश्रण शाखाओं को हटाने की। क्लियर? ओवर क्राउडिंग। क्लियर? इंटर मिंगलिंग। क्लियर? ब्रांचेस। ये ब्रांचेस क्या होती है? मोटी ब्रांचेस होती है, मोटी शाखाएं होती है। और लंबी और मोटी शाखाओं को हटाना ही क्या कहलाता है? लंबी व मोटी शाखाओं। लंबी और मोटी शाखाओं को हटाना ही डीहॉर्निंग कहलाता है। वही एनिमल में आप वहां पर भी डीहॉर्निंग करते हो, उसी के जैसा है। क्लियर? ये टॉप वर्किंग जो है ना, ये तो भैया बगीचे का नवीनीकरण के लिए किया जाता है। किसके लिए? बगीचे के नवीनीकरण के लिए किया जाता है। मैं बताऊंगा अभी। नोचिंग, नोचिंग जो पार्श्व कलिका है, उस पार्श्व कलिका की वृद्धि के लिए नोचिंग किया जाता है। क्लियर? ये निकिंग, निकिंग और नोकिंग, नोचिंग और निकिंग एक ही है। निकिंग और नोचिंग एक ही होता है, उन्होंने यहाँ पर अलग अलग नाम दे दिया है। बिल्कुल ध्यान रखना। देखो कैसे, तो यहां ध्यान रखो। ये देखो, ये है टॉप वर्किंग। क्लियर? अधिकतर बेर में उपयोग की जाती है। ऊपर की शाखाओं को काटने के बाद वहां पर क्या करते हैं? वहां पर नई जो साकू डाली होती है उसको लाकर रोपा जाता है। तो ये नहीं है। क्लियर? फिर ये है नोचिंग या निकिंग। क्लियर? यहां पर अगर आप देखोगे तो इस कलिका की वृद्धि के लिए यहां पर एक कट मार दिया है, इसी को कहा जाता है नोचिंग या निकिंग। और ये जो होता है, कुछ विशेष प्रकार की मोटी और लंबी शाखाओं को हटा दिया जाता है। क्लियर? इसका क्या उद्देश्य होता है? ताकि अगर फ्लावर वाला प्लांट है तो उस पे फ्लावर ज्यादा बढ़े, ब्रांचेस ज्यादा निकले, फ्रूटिंग ज्यादा हो, इसके लिए डीहॉर्निंग किया जाता है। हाँ, एनिमल में भी होता है डावर जी, एनिमल में भी होता है, हॉर्टिकल्चर में भी होता है डीहॉर्निंग। क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला अगर हम देखें, डीप लिटर सिस्टम ऑफ पोल्ट्री इज रिलेटेड टू। पोल्ट्री की गहरी कूड़ा प्रणाली खालिस्तान से संबंधित है। आप सभी को पता है भैया, ये तो आप फटाफट बता दोगे। क्या होना चाहिए? गुर्जर जी बी, खुशी जी बी, बताते जाओ। ये इस टाइप का पूछा था भैया आपको 2020 में, जो पेपर था वो इस प्रकार का पूछा था। आप इसको समझ के अपनी तैयारी को बिल्कुल कैसे करना है आप उसको देखें, तैयारी में कहीं कसर ना छोड़े, हर चीज पूछी जा सकती है। गुर्जर जी ने बी बोला है, खुशी जी बी, बताते जाओ भैया क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पर आप सभी को पता है भैया, डीप लिटर सिस्टम क्या है? हाउसिंग प्रणाली। मुर्गियों को रखने के लिए जो हाउसिंग प्रणाली होती है, उनके आवास का एक प्रकार होता है। मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी। एक फ्री रेंज सिस्टम, सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव, फिर आपका डीप लिटर सिस्टम। डीप लिटर सिस्टम में जो बिछावन बिछाया जाता है मुर्गियों के लिए, उसकी मोटाई भी आप सभी को पता है 6 से 12 इंच उसकी मोटाई या थिकनेस रखी जाती है। क्लियर? तो बार बार नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता है, पुराने वीडियोस देखोगे तो मैंने काफी कुछ इसको समझा रखा है। हाँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड? किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या था?
क्लियर? क्या है? सॉरी, यहां से किसान क्रेडिट कार्ड से 2 क्वेश्चन पूछे थे आपको, कब? 2020 में। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं कौन सा है। इसका आंसर दो भैया फटाफट, क्या होना चाहिए? किसान क्रेडिट कार्ड का क्या उद्देश्य है? हाँ, भूपेंद्र पटेल जी ए, रितेश जी ए, बिल्कुल बताते जाओ। खुशी गुप्ता जी ए, खुशी सेन जी ए, गुर्जर जी ने भी ए वाला दिया है। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना भैया, केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड का जो मेन उद्देश्य होता है, किसी भी प्रकार की खेती के लिए ऋण देना, बस यही आप ध्यान रखना। किसान, क्योंकि नाम ही आ रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, कब? अगस्त 1998, अगस्त 1998 में ये किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। और दूसरा ये भी ध्यान रखना कि भैया ये पूरी जो किसान क्रेडिट कार्ड की ये जो प्लानिंग तैयार की थी, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना चलाई गई थी किसानों के लिए, इसकी पूरी प्लानिंग किसने तैयार की थी? तो नाबार्ड। किसने? नाबार्ड। आप सभी को पता है नाबार्ड ने सबसे पहले क्या किया था? हाँ हाँ, 4% क्रेडिट पे लोन, हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड, नाबार्ड ने ये योजना तैयार की थी। और इसका ये भी पूछा जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत की थी वो किस कमेटी की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये भी ध्यान रखना, RV गुप्ता, RV गुप्ता कमेटी की अनुशंसा पर किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और ये जनरली ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म लोन देती है। कौन सा? शॉर्ट टर्म लोन। कौन सा लोन देती है? शॉर्ट टर्म लोन। आप सभी को पता है भैया, अगर किसान हो आप तो 1 साल के लिए आपको लोन मिलता है, वापिस आपको क्या करना पड़ता है? जैसे ही ड्यूरेशन खत्म हुआ उसको वापिस डिपॉजिट करना पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखना। श्रीवास्तव जी, मैं देख के बताऊंगा आपको कितने साल के लिए वैध होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा देख के आपको, आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। मुझे हल्का फुल्का उसका याद है, लेकिन मैं बता दूं और फिर गड़बड़ हो जाए। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धान का वानस्पतिक नाम है? अब देखो यहां पर यह ध्यान रखना कि किस प्रकार से इंग्लिश और हिंदी में गड़बड़ करता है एग्जामिनर। क्लियर? एग्जामिनर किस प्रकार से क्या करता है, इंग्लिश और हिंदी वर्जन में गड़बड़ कर देता है। कैसे गड़बड़ करता है? यहां पर आप पहले आंसर दो। हाँ, तो आप में से हर कोई बता देगा कि सर ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ओराइजा सटाइवा। क्लियर? ओराइजा सटाइवा, लेकिन देखो हिंदी में अगर देखोगे तो ओराइजा सतीवा लिखा है। तो बिल्कुल जो भी हिंदी मीडियम से हो, एक बार क्या करे, वो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लिया करे, उसके बाद इजी होता है। इसकी लगभग 24 जातियां होती है अलग अलग। कितनी जातियां? 24 जातियां। और इसमें क्रोमोसोम भी इसी से याद रखना, 2n बराबर 24 ही होता है। धान की लगभग 24 जातियां पाई जाती है, और धान में क्रोमोसोम नंबर भी 24 ही होता है, ये आप सभी को पता होगा। क्लियर? बिल्कुल ध्यान रखना। हो गया, ये तो वनस्पतिक नाम है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये देखो भैया, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग कल इसका आंसर देना, फिर हम आगे कंटिन्यूअस हमारी क्लास को करेंगे। 2020 का हमारा जो पेपर है, हम आराम से शांति से इसको सॉल्व करते जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर वही 8:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।